लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप सबको कंप्लीटली अपने ब्रेन में याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी आप याददाश्त से जी रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस ना हो मार्ग पर चलते चलते। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी अगर स्पिरिचुअल नॉलेज हम ले रहे होते हैं तो वो क्योंकि सटल है, मटीरियल नहीं है, तो उस मटीरियल ना होने की वजह से कन्फ्यूजन्स रिपीटेडली क्रिएट होते रहते हैं, क्योंकि आपके चारों ओर जो माहौल है वो कंप्लीटली मटीरियल माहौल है। तो क्यों ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको कभी भी भटकन ना हो इस स्पिरिचुअल नेचर की नॉलेज में। मटीरियल होता तो आपको भटकन नहीं होती, जैसे ट्रेन नहीं भटक सकते अपने पाथ से। तो कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस, कुछ सूत्र समझें जिन्हें आपको रिमेंबर, याद रखना है, जपते रहना है इन चीज़ों को, आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अभी अगर आपसे पूछा जाएगा, या आप में से कुछ लोग नए भी हैं, आपसे पूछा जाएगा कि लिबरेशन कैसे होगी या फिर लाइफ का पर्पस क्या है, तो हुआ क्या है आज तक कि आप सबको ये लगता है कि लाइफ का पर्पस ऐसे स्पष्टता से तो किसी को भी नहीं पता होता, और इन चीज़ों के एकदम स्पष्ट जवाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन बहुत ही क्लियर कट बात है, बहुत ही स्पष्ट बात है, कन्फ्यूजन्स ना रहे ज़्यादा। इस वजह से मैं फिर से ये सारी चीज़ें दोहरा दूँ। आप ये 6-7 सेंटेंसेस हैं, इन 7 सेंटेंसेस को इसके अराउंड जीवन अपना बनाने की प्रयास करें। जो पहला सेंटेंस है, ये पहला सूत्र है, ये पतंजलि योग सूत्र के जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं उनका जो मिला जुला रूप है, उसका क्रक्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी इसके आगे के जो आखिरी के 3 सूत्र हैं वो गहराई से समझ आएंगे। जो पहला सूत्र समझने की कोशिश करें कि मृत्यु को आप लोगों को होश में देखना है। इस चीज़ को भूल मत जाइएगा। आप ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, अब करना पड़ेगा, वो तो गृहस्थ जीवन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागना, वरना आपके कर्म उल्टा और जुड़ेंगे। आप इधर उधर सारे मटीरियल नेचर के बीच में रह रहे हैं। तो इस वाक्य को बिल्कुल ना भूलने की बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को कि आप लोगों को मृत्यु को होश में देखना है। ये पहली चीज़ समझने की कोशिश करें, मृत्यु को होश में देखना है। दूसरी चीज़, ये दूसरा सूत्र, आप मृत्यु को होश में कैसे देख पाएंगे, कैसे होगा? अभी तो हम नींद भी होश में नहीं ले पाते, मृत्यु कैसे होश में होगी? तो उसके लिए जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो ये है कि आपकी जब भी आप शरीर छोड़ोगे, आपके शरीर की मृत्यु होगी, आपकी तो मृत्यु नहीं होगी। हॉस्पिटल में जिन भी लोगों की डेथ हो रही है या जिनकी भी हुई है, तो डेथ से पहले उन लोगों को सिडेटिव्स दिए जाते हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो होश नहीं रहता। आप ये तो बहुत क्लियर कट एविडेंसेस हैं। जिन भी लोगों को अपनी पास्ट लाइफ्स याद आती हैं, याद आई हैं, तो उनके सडन डेथ्स हुई हैं, यानी कि हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डेथ्स नहीं हुई उन लोगों की। एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, ब्रेन अंत तक होश में है। हालांकि वो लोग साधक नहीं थे, फिर भी वो अपनी मृत्यु को होश में देख पाए, लेकिन मृत्यु के प्रति भय था उन लोगों के मनों में, और आत्मा की पकड़ नहीं थी, तो भय के चलते उन्हें दोबारा पैदा होना ही था। इसका कुछ नहीं करा जा सकता था। तो मृत्यु कैसे आप होश में देख पाओगे? पहला सूत्र कैसे हो पाएगा जब दूसरा सूत्र, यानी कि हॉस्पिटल में आपकी डेथ ना हो। कैसे होता है ये हॉस्पिटल में डेथ ना हो? देखिए, साधकों के लिए सारी चीज़, और आप लोग साधक हैं, और ये कैसे आदि आप बन जाएंगे, कैसे आपको कुछ भी हो जाए आपको दवाइयाँ ना खाने पड़े, कैसे हो पाएगा? जब आपको पहले बीमारियों की जड़ें पता होंगी, वरना आपका भय ही आपको मार देगा। आज आप में से 2 लोगों के सवाल हैं भय को लेकर, आपका भय ही आपको मार देगा। तो पहले बीमारियां पता हो, तो उनके लिए उनको ऑफिस में से हुक्म आ गया था कि वो 4 दिन के लिए आए थे, तो ऑफिस से हुक्म आ गया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट दो। तो हमारी सिस्टर जो डॉक्टर है, हमने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा डेंगू का मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हैं। लेकिन साथ में क्या बोला कि क्योंकि डेंगू से आजकल बहुत डेथ्स हो रही हैं उनके हॉस्पिटल में भी,
ये हमारी सिस्टर के आंकड़े आए। अब वो चाहे डॉक्टर है लेकिन उनके जीवन भर डेंगू का डर है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। अगर वो अपने हॉस्पिटल के डेथ सर्टिफिकेट्स भी खंगालेंगे तो डेंगू से तो डेथ्स हो ही नहीं रही है। तो मीडिया ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे कोविड के दौरान मीडिया प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो डेंगू की डेथ्स तो बेहद ही कम है, मलेरिया की तो उससे भी कम है, रेबीज की तो उससे भी कम होती है। 1,62,000 लोग पूरे साल भर में रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, और डेंगू से 2022 का मैं ये दोनों आपको आंकड़े बता रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट और डेंगू के 300 से 600 लोग डेथ हुई है डेंगू से। और वो भी डेंगू से इसलिए डेथ हुई है, और अब बढ़ाने की कोशिश होगी क्योंकि यूएसए में डेंगू तो नहीं बोलते वो लोग, डेंगी बोलते हैं, डेंगी की वैक्सीन्स उनकी मैंडेटरी लिस्ट में शामिल है यूएसए में। तो हर एक बच्चों के डेंगू की वैक्सीन्स लगती हैं। भारत में अभी तक डेंगू की वैक्सीन्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और उनकी बहुत कोशिश है। तो इस वजह से अब जो भी सस्पेक्ट डेथ्स होंगी उन्हें डेंगू कैटेगरी में डाला जाएगा, और हो सकता है आने वाले समय में डेंगू की डेथ्स बढ़ जाएं। बहरहाल अभी तक डेंगू की डेथ्स नहीं हो रही थी। तो आपको ये सारे माया है ना, ये इल्यूजन्स है ना, तो इन इल्यूजन्स कैसे क्रिएट करे गए हैं आपकी लाइफ्स में, आपको कितना भय में रखा गया है, आपको स्पिरिट से कितना भय में रखा गया है, मृत्यु से तो इतना भय में रखा गया है। अगर आपको मृत्यु समझ आने लग जाएगी, आपका बीमारियों का भय खत्म हो जाएगा। तो बीमारियां तभी तो आप होश में देख पाओगे, या फिर बीमारियों से, इन कष्टों से पूर्णतः सेपरेट हो जाओगे आप। बीमारी एक तरफ रहेगी, आप एकदम आनंद में रहोगे, आपको 1 इंच का भी फर्क नहीं होगा। तब जाकर अस्पताल में सिडेटिव्स लेकर आपकी मृत्यु नहीं होगी, और अगर अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई तब जाकर मृत्यु के पलों में आप होश में रह पाओगे। इन चीजों को भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये चीजें बार बार हर सेशंस में, कायदा तो यही है कि आप लोग रोज सेशन से पहले ये बात अपने दिमाग में रखें तब सेशंस में आए, वरना भूल जाता है इंसान। तो जब कोई भी बीमारी आती है आपको ये समझना है, सबसे बड़ी बीमारी आपका भय, ये मस्तिष्क बना हुआ है। आप ही खुद को मार सकते हो, आपको कोई नहीं मार सकता। हम 5G ये सब फ्लोराइड, और आप में से किसी का सवाल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आयोडीन जो सॉल्ट में मिलता है, क्योंकि आयोडीन बहुत खतरनाक है। आपका तो खैर सॉल्ट को लेकर सवाल है कि सॉल्ट कितना खतरनाक है या सॉल्ट सेफ है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, सॉल्ट है, फ्लोराइड है पानी में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपके टूथपेस्ट में है, साबुन में है, डिओड्रेंट्स में। इन सबसे खतरनाक आपके नेगेटिव इमोशंस हैं और दूसरों की कमियां निकालने का स्वभाव है। अगर आप दूसरों की कमियां निकालना छोड़ोगे, नेगेटिविटी खोजना छोड़ोगे दुनिया में, तो आपके, देखें ये बात को समझे, कर्म से संज्ञाएं बंधी हुई हैं। आपके कर्मों का उदय तो होगा और आपके जीवन की संज्ञाएं उनसे बंधी हुई हैं, लेकिन आपके भाव, आपके पुरुषार्थ आपके हाथ में है। आपका पुरुषार्थ आपके हाथ में है। उदाहरण के लिए आयु कर्म अगर किसी के हैं, या कुछ भी भयानक कष्ट आना है तो वो उसको आता है। कोई बच्चा पैदाइशी पैर नहीं है किसी के पैदाइशी आइज वीक हैं, तो वो उससे आपके लिबरेशन में कोई बाधा नहीं होगा, और ना ही वो कोई बाधा है। अब आपके पुरुषार्थ के ऊपर है, आप उससे नकारात्मकता निकाल रहे हैं, सकारात्मकता निकाल रहे हैं। तो जब जब आप नकारात्मकता निकालेंगे, आप ऐसे समझो नरक की तरफ जा रहे हो, नरक की तरफ जा रहे हो, और जब जब आप सकारात्मकता निकालोगे तब स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। तो संज्ञाएं होने दो, जो हो रहा है आपको जो लगता है करते रहो। चाहे आपको लगता है पैरासिटामोल खानी, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्वाभाविक है, बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं, लेकिन नकारात्मकता मत खोजो। शरीर तो वैसे भी खत्म ही होना है, शरीर को कितना ही बचा लोगे, एसिड रेन से बचा लोगे तो घर के अंदर 5G रेडिएशन से नहीं बचा पाओगे। शरीर को तो जो आयु कर्म है, जो कलयुग के नियम है, वो तो है, क्योंकि ये तो हम कुछ ही चीजें आपको बताई हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या बताया जाए, है ना, कि पानी है और बहुत सारी चीजें हैं। आप जो गाय का दूध भी पी रहे हो, गाय के अंदर भी ऑक्सीटोसिन और बहुत सारे स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं, हर एक चीज में किए जाते हैं। आप चप्पल पर चलते हो, चप्पल पर थोड़ी चलना होता है। आपकी बॉडी में नॉन स्टॉप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती रहती है, चार्ज डेवलप, बेडशीट्स पर सोते हो, तो अब कितना बचोगे, कपड़े नहीं पहनने होते हैं, है ना। तो ये शरीर की तो बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं हैं। इसी वजह से हर रिलीजन में लिखा है कलयुग में उम्र घट जाएगी, और फैक्ट एग्जैक्टली वही हो रहा है, घटती जा रही है उम्र। डार्विन के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में नहीं बढ़ रही है उम्र, है ना।
आप विलेजेस में देखेंगे बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा शहर में है उतनी कम उम्र है, उतनी कम उम्र होती जा रही है। आज आप आंखों के, अब देखें ना विज्ञान कितना स्पष्ट झूठ बोलता है, लेकिन लोग क्योंकि मूवीज, ड्रग्स, अल्कोहल और इन सारी चीज़ों में व्यस्त है, माया में व्यस्त है, तो उन्हें नहीं दिख रहा कि डिसीजेस बड़े हैं तो उम्र कहाँ से बढ़ जाएगी। डिसीजेस तो बहुत बढ़ गए हैं छोटे छोटे बच्चों की। हम यूएसए के आंकड़ा देखते थे कि 75 की एज तक 50% यूएसए के लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। ये तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग हो गया था, 50% को। तो डिसीजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे माया के तर्क पता हो, इस तरीके से आप बढ़ सकते हो। क्योंकि हमें ये सारी बातें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हर कोई एक ब्रेन वॉशिंग का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर बैठा है, जिससे बोलते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री। अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होती तब हम नहीं बताते आपको, फिर आप पहले ही फ्री थे इन सारे इल्यूजन से कि अरे तो आइंस्टाइन तो होशियार है, आइंस्टाइन को डेकोरेट करके प्रेजेंट नहीं करा गया दुनिया के आगे, ये तो होशियार है, ये सबको लगता है। तो हमारी फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको पूरे जड़ से समझाना, क्योंकि आप ये ब्रेन वॉशिंग का सर्टिफिकेट, आपको ग्रेजुएशन, ये ब्रेन वॉशिंग सर्टिफिकेट्स है। या तो आपको इस जड़ से पता हो कि मृत्यु का कारण आप ही बनेंगे, और आपको चाहे मृत्यु किसी भी कोई भी इशू है लाइफ में, कोई भी फिजिकल बीमारी है, कुछ भी है, आप परेशान मत होइए उसको लेकर, शरीर तो यहीं छूटना है। तब जाकर आप मृत्यु के प्रति जग पाओगे, तब जाकर अस्पताल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मृत्यु कोई कठिन की चीज नहीं है, शरीर छोड़ना कोई भी कठिन चीज। आप रोज शरीर छोड़ते हो, आप रोज नींद में शरीर छोड़ते हो। आप जब लड़ते हो कुदरत से तो वो कष्ट है, कुदरत से मत लड़ो। आप कुदरत के पुत्र हो, आपका शरीर ये आपकी पर्सनल कुदरत, आपका शरीर है, ये आपकी पर्सनल प्रकृति है। जो पुरुष को प्रकृति से सेपरेट करना है तो आपकी पर्सनल प्रकृति क्या है? आपका शरीर। वही प्रकृति के नियम उस पर लागू होते हैं जो जमीन पर लागू होते हैं। तो मृत्यु को होश में देखना है, और अस्पताल में देखिए, आपको जाना है अस्पताल में तो आप जाएं, वो तो आपकी छूट है, लेकिन उसके जब आप अगर प्रिपेयर्ड हो जाओगे अभी से तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? तभी संभव है मृत्यु को होश में देखना। तीसरी चीज जो हमें सूत्र समझने की कोशिश करनी है कि शुरुआत में नींद को होश में देखने का अभ्यास करें। आप में से जो नए लोग हैं इस बात को खास समझें, क्योंकि हम ये बहुत रिपीट करते हैं। आप नींद में जगने, अगर नींद में आपको मच्छर काट रहे हैं और नींद में आप छत की, जो ट्रेन की जो तीसरी बर्थ से नीचे गिर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं, तो नींद में जगने का अभ्यास नहीं हो पाएगा, तो मृत्यु में नहीं जग सकते आप, बिल्कुल भी नहीं जग पाएंगे। जो भी वासनाएं होंगे, अब यहां पर खेल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप कंसेप्ट समझे इसी के साथ। होश में क्या होता है, सोडियम के साथ कुछ सॉल्ट होता है, वो मिलाया जाता है, केमिकल बनाया जाता है, वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसको इंजेक्ट करके नार्को टेस्ट होता है। नाम तो पता नहीं क्या है उसका, सोडियम के साथ मिलाकर बनाया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान क्या होता है कि आप झूठ नहीं बोल पाते, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। हालांकि ये पुख्ता विज्ञान नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान आप लोग झूठ क्यों नहीं बोल पाते? क्या कारण क्या होता होगा? कुछ तो कारण है ना झूठ ना बोल पाने का। सम्मोहन के दौरान भी आप लोग झूठ नहीं बोल पाते। अभ्यास करने के बाद सम्मोहन के दौरान आप झूठ बोल पाओगे, अभ्यास करने के बाद नार्को टेस्ट के दौरान आप झूठ बोल पाओगे। लेकिन क्या कारण है नार्को टेस्ट में इंसान झूठ नहीं बोल पाता? इसी चीज को समझने की कोशिश करें। आप अपने से कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, आपकी पकड़ छूटने लगती है इन टेस्ट्स के दौरान। हकीकत में चल क्या रहा है? अच्छा, वैज्ञानिकों की ईसीजी और ईईजी के हिसाब से नार्को टेस्ट के दौरान आपकी ब्रेन एक्टिविटी रिलैक्स हो जाती है, जो कि एग्जैक्ट मेडिटेशंस में होती है। शरीर छूटने के बाद तो आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। यह वाक्य आपने बहुत बार सुना है कि आप दुनिया से तो झूठ बोल लोगे। ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, आप दुनिया से झूठ बोल लोगे, लेकिन आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों बोला जा रहा है वाक्य? झूठ नहीं बोला जा सकता। बहुत अभ्यास के दौरान, बहुत अभ्यास कर करके नार्को टेस्ट के ड्रग्स के डोजेस के साथ आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन अगर उसकी डोजेस फिर बढ़ा दी जाए फिर आप फिर से झूठ नहीं बोल पाओगे। इस बात को समझे, होता ये बहुत गहरी बात है। हालांकि आपका मस्तिष्क
इस प्रकार का हो जाता है नार्को टेस्ट के दौरान कि आप सामने वाले पर ट्रस्ट करने लगते हो, इस वजह से आप झूठ नहीं बोल पाते हो, आप ज्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते हो, जो आपका नेचर, जो प्रकृति का स्वरूप है लव, वो बाहर आने लगता है। तो यहां से आप समझ पाओगे कि क्यों ध्यान में आपको इंटेंस इमोशंस फील हो पाएंगे और क्यों आपको नींद में इंटेंस इमोशंस फील हो पाते हैं, क्यों बिना नींद के इतना आपको आज तक डर ही नहीं लगा जितना डर आपको नींद में लग गया होगा। क्या कभी लाइफ में इतना डर आपको होश में लगा है जितना नींद में बचपन में आपको भूत देख के लग गया होगा। नार्को टेस्ट की स्थितियां आप समझ पा रहे होंगे और शरीर छूटने के बाद की स्थितियां अब आप समझ पाओगे। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्पष्ट है। फिजिक्स तो बहुत कंफ्यूजिंग, हर 5 साल बाद उनके तथ्य बदल जाते हैं, कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, कभी कांस्टेंट की वैल्यू बदल देते हैं, नाम के लिए कांस्टेंट है वो। ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। आप पहला जो सूत्र हमने कहा कि मृत्यु को होश में देखना है, बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज को। दूसरा सूत्र हमने कहा कि अगर आप अस्पताल में शरीर छोड़ा तो आप होश में मृत्यु को नहीं देख पाओगे। उसके लिए अभ्यास कैसे करना है, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, या तो आपको हर बीमारी की जड़ों पर पहुंचना है। अगर आप ब्रेन वॉशिंग का सर्टिफिकेट आप एक किनारे रख दो तो फिर आपको सिर्फ यही चीज समझनी है कि आप ही खुद को मार सकते हो, आपके आयु कर्म है, चाहे इस तरीके से समझे। अस्पताल में नहीं जाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, हर पेन को सहने का अभ्यास करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, तब जाकर उन स्थितियों पर पहुंच पाओगे कि आप मृत्यु से भयभीत ही नहीं होंगे। कोई बोलेगा अरे आप तो 95 के हो गए हो, अब आपके पास तो 6 महीने बचे, जल्दी अस्पताल चले जाओ, आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है। उस स्थितियों पर अभ्यास करके पहुंचा जा सकता है। तीसरी चीज जो हमने कही, शुरुआत में नींद को होश में देखने का अभ्यास करें, तभी इसको आप बढ़ा पाओगे। इन तीनों चीजों को भूलिएगा मत। चौथी चीज जो इसके आगे आपको समझनी है कि वीतरागी बने, वरना वासनाएं और इच्छाएं शरीर छोड़ेंगी, आपकी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। हालांकि आत्मा भी शरीर छोड़ेगी, कहने का अर्थ है अगर आप वीतरागी नहीं बने तो जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी आत्मा आत्मा तो शरीर नहीं छोड़ती ना, आत्मा तो शरीर आत्मा छोड़ देता है। आत्मा वरना इल्यूजन, लैंग्वेज का इल्यूजन क्या होगा, आत्मा कोई चीज है, आत्मा को हम छू सकते होंगे तभी तो शरीर छोड़ पा रही है ना। आत्मा नहीं शरीर छोड़ती, वो दृष्टा है। वो अभी होश कम होने की वजह से आप बिना बॉडी के दृष्टा स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा अभी आपका। जैसे नींद में थोड़ा सा दृष्टा आपका स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन कुछ अजीब अजीब सा लॉजिकल बन जाता है, और होश में आओगे तो नींद, उसी को आप एस्ट्रल ट्रेवल कहोगे। अपनी अटेंशंस को जहां चाहे वहां लॉक कर पाओगे और आप उसमें पूर्णतः रह पाओगे और दृष्टा स्टैब्लिश होगा तो शरीर की आवश्यकता नहीं है फिर। जैसे बच्चों को चलने के लिए वो चाहिए होता है ना, जो उसमें बच्चे बैठकर चला, धक्का मार के टायर लगे होते हैं, चलाते हैं उसमें बच्चों को, वॉकर, तो वही आपका शरीर है। अभी आपको होश स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, आत्मा स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, तो आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है, वरना इससे लैंग्वेज का खेल है, इल्यूजन्स पैदा हो गए हैं चारों ओर की आत्मा शरीर छोड़ती है। आपकी आत्मा तो आप ध्यान करने बैठे, वरना आप किसी भी साधक की बात समझते हैं या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जैनिज्म ने तो बहुत आत्मा को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं नहीं समझता इतनी डिटेलिंग जैनिज्म ने जितनी करी है उतनी और रिलीजन्स ने करी है। किसी रिलीजन में किसी चीज की बहुत डिटेल है, ऊर्जाओं की बहुत डिटेल है सनातन धर्म में, योग में बहुत डिटेल है ऊर्जाओं की डिटेलिंग जैनिज्म में उतनी नहीं है। लेकिन आत्मा क्या चीज है और इंसान की क्या क्षमताएं हो सकती है, उसमें जैनिज्म में बहुत डिटेल है। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट पढ़ोगे तो वहां पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके पूरे शरीर में आत्मा फैली हुई है, यानी कि दृष्टा फैला हुआ है। आप स्किन के टच को एहसास नहीं कर पाती, पूरे शरीर में दृष्टा फैला हुआ है। तो ये लैंग्वेज बोल रही है, शरीर तो जल जाएगा, आत्मा तो दृष्टा है। लेकिन अगर आप वीतरागी नहीं बन पाए मृत्यु से पहले तो वासनाएं रहेंगी। वीतरागी क्या है, कुछ भी हो जाए आपको उसमें रस ही नहीं रहा है, रस चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक, क्योंकि आपको हायर नॉलेज समझ आ रही है। यही आज का जो अगला सूत्र है वो यही कहेगा, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे सूत्र।